स्वागत है आपका यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। क्रॉनिकल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर ओमकार नाथ, हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न और उनके उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। और इसी की श्रृंखला कड़ी में आज हम लोग टेस्ट 16 की बात करेंगे। 15 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, 16 में GS2 डिस्कस करने के पहले अभी हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे थोड़ी सी चीजें और अच्छी हो जाएंगी। पहला प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एट दिस टाइम जो भी डिस्प्यूट्स उठ रहे हैं उनकी क्रिटिकली एनालाइज करना है। अभी उठ ही रहे हैं, खासकर अभी गवर्नमेंट का जो एक सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के ऊपर जो एक थॉट है वो किसी से छुपा नहीं और वो विवादित होके हमारे सामने समय समय पर आता रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज के ऊपर अपना कमेंट दे दिया है, लेकिन फिर भी ये एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में ये चर्चित है। दूसरा, बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य के बीच का डिफरेंसेस है। मिथिलांचल बनाने की मांग हो रही है, विदर्भ बनाने की मांग हो रही है, और फिर उसके साथ साथ भील राज्य बनाने की मांग हो रही है, जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने की बात हो रही है, और भी कई तरह की चीजें। तो बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य मतलब स्टेट फॉर्मेशन पॉलिटी का दूसरा सेक्शन है। राज्य बनाने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिग स्टेट बनाम स्मॉल स्टेट। उसी के बीच के बारे में आपसे व्यूज पूछे जा रहे हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है आपका, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब से इंप्लीमेंट हुआ है तब से डिबेट का दौर चल रहा है। हालांकि इस प्रश्न के आने की संभावना आज थोड़ी कम है, लेकिन यूपीपीसीएस में भी आईएएस की कॉपी को करते हुए कई बार 2-3 साल के बासी प्रश्नों को पूछने की संभावना बनी रहा। तो हमने सिलेबस टच किया है, तो पॉलिटी के, इकोनॉमी के, या साइंस टेक के, या सिक्योरिटी के, या डिजास्टर मैनेजमेंट के, या एनवायरमेंट के बेसिक से हायर लेवल की सारी चीजों को टच किया है। तो इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हो रहा है उसके ऊपर पूछा जा रहा है, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। भारत में प्रेशर ग्रुप्स के कई सारे रोल हैं, और इस प्रेशर ग्रुप का एक रोल एनवायरमेंट पॉलिसी में दिखाई देता है। इनफैक्ट भारत की एनवायरमेंटल पॉलिसी को बनाने में प्रेशर ग्रुप सबसे टॉप पर आया। ये अभी भी है, नवदन्या हो, या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट हो, या फिर ग्रीन पीस हो, या फिर कई अन्य चिपको आंदोलन से लेकर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया के एनवायरमेंटल पॉलिसी को बनाने में प्रेशर ग्रुप का रोल बताए। ध्यान रखिएगा, प्रेशर ग्रुप GS2 का है, और इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाने के पीछे कई सारी चीजें रहती हैं जो उभर के सामने आती हैं। सॉरी, मैं अभी GS3 के बारे में बता दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्या नाम है, सिक्योरिटी वगैरह। GS2 मतलब हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तो कई बार पेपर बनाते और सॉल्व करते चीजें ओवरलैप कर जाती हैं। तो बस यही सारी चीजें पूछी गई हैं, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ इशू है। तीसरा, ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी हैं और चैलेंज भी हैं। एक तरफ ब्रिक्स में चाइना हमें इधर खींच रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हम क्वाड में हैं, तीसरी तरफ रूस के साथ हमारी मित्रता है। तो यूरोप और अमेरिकी देश दोनों भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम रूस से दूरी बनाओ, चीन से दूरी बनाओ और हमारी कैटेगरी में आओ। तो हमारी एक अपनी समस्या है कि हम किधर जाएं। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे हैं और चैलेंजेस कैसे हैं, दोनों एस्पेक्ट्स। छठे क्वेश्चन को बात में देखें तो हाल के दिनों में पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा जो जुडिशरी की एक्टिविटी में या जुडिशरी के वर्किंग नेचर में जो चेंज आया है वो है कि रीट जैसी जो एक्टिविटी है उससे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। तो इसमें यही बातें कहीं पूछी गई हैं कि रीट जैसी चीजों में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल क्या हाई कोर्ट हो रहा है, उसी के बारे में बात करनी है। नॉर्मल सा प्रश्न है। इट मींस आपसे पूछ रहा है क्या कि रीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट्स को लेकर के प्रेजेंट क्रिटिकली सिचुएशन क्या चल रही है, कमेंट करें। 7वां क्वेश्चन है लोक अदालत। लोक अदालत जो जुडिशरी का एक पार्ट है और जुडिशियल डिस्प्यूट
को शॉर्ट आउट करने में लोक अदालत का क्या रोल है वो आपसे पूछ रहा है। एक लोक अदालत जो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा या पढ़ी होंगी, उनका एक ओवरव्यू कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है। आगे 8वें नंबर के प्रश्न को देखें, ट्रेडिशनल प्रश्न है। आरटीआई का क्या रोल है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाने में? ध्यान रखिएगा ये गवर्नेंस में भी आ जाता है और एथिक्स में भी आ जाता है, तो दोनों को पढ़ना है। दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, आगे बताएंगे। 9वां सवाल है, सिविल सेवाओं का रोल कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रहा है। मतलब इंडिया में आईएएस और पीसीएस जैसे जो भी पद हैं उनका क्या महत्व है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को इंप्लीमेंट करने में। मतलब संविधान में जो कुछ भी आदर्श रखा गया है उसको यह कैसे लागू करते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल के दिनों में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो डिबेट हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। 11वां प्रश्न जो बहुत अच्छा है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर है। पूछ रहा है 15 फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन रहे और उससे जो प्रॉब्लम हुई, क्या उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन फुलफिल हो रहा है? इट मींस 2 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स का कंपेयर करना है और एक की कमियां और दूसरे की प्राथमिकता, इन दोनों से जोड़ना है। शानदार प्रश्न है। मैं जब प्रश्न बना रहा था तो मेरे सामने एक चुनौती थी कि फाइनेंस कमीशन के प्रश्न को कैसे लिखें, फाइनेंस कमीशन या उसका रिकमेंडेशन, या फिर थोड़ा सा घुमाए ट्विस्ट करें। फिर मैंने देखा आईएएस के प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं 2-3 सालों में, और उनसे फिर मोटिवेट होकर के मैंने सोचा प्रॉब्लम, प्रायोरिटी, सॉल्यूशन तीनों को मिक्स करते हैं। शानदार प्रश्न है। 12वें प्रश्न को देखें, ट्रेडिशनल है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम नीति कमीशन की एक रिकमेंडेशन या नीति कमीशन का एक प्लान या नीति कमीशन के द्वारा ओवरव्यू किए जाने वाले रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो भारत के पंचायतों के प्रत्येक ब्लॉक पर इंप्लीमेंट है। क्या प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम पूछ रहा है, मतलब फील्ड वर्क, फील्ड को में लागू करने में अभी सरकार को किस प्रकार के प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, प्रश्न उसी पे है। 13वें प्रश्न को देखें, एट प्रेजेंट ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो में चीन के एक्टिवनेस से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और दुनिया के सभी देशों के लिए यह चैलेंजेबल क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, सवाल यही पूछा है। ये नहीं पूछ रहा है कि सिर्फ भारत को ही प्रॉब्लम है, ये सवाल ग्लोबल एरा के रूप में दिखाई पूछा जा रहा है कि चीन के एक्टिवनेस का क्या डिप्लोमेटिक सिनेरियो बन रहा है वर्ल्ड लेवल पर, बताइए। चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, या फिर ईस्ट एशिया या साउथ एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया हो, या मिडिल ईस्ट में हो, या अफ्रीका में हो, या यूरोप में हो, या लैटिन अमेरिका में हो, चीन कैसे एक्टिव है? पहली बात, चीन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंटरफेरेंस कर रहा है? चीन वर्ल्ड के ट्रेड रूल्स रेगुलेशंस में कैसे एक्टिव कर रहा है? चीन मिलिट्री पावर के रूप में कैसे इमर्जिंग है? चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के वर्ल्ड पे क्या असर डाल रहा है? चीन और भी कई तरह की चीजें। क्योंकि ये 200 शब्दों का है तो कंक्लूजन और इंट्रो कंपलसरी है इसमें। आगे देखिए, ये प्रश्न बड़ी शानदार है कि जितने भी एजुकेशनल प्लेसेस हैं उसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के प्रति ड्यूल बिहेवियर जो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, वो टेंशन वाला है। और इसको शॉर्ट आउट करने के लिए जो भी प्रोटेक्शन पॉलिसी है, सिक्योरिटी वाली पॉलिसी है, उसका चर्चा करिए। सोशल जस्टिस का सवाल है, यूजीसी नियम है इसी में शामिल है। सिर्फ यूजीसी नहीं आएगा, जिस चीज के लिए इंप्लीमेंट हो रहा है, जिस सोशल जस्टिस को टारगेट करके ये पॉलिसी बनाई गई है, उसका रिव्यू पूछ रहा है। शानदार प्रश्न है ना। 15वें प्रश्न को देखिए। 15वां प्रश्न है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर एक सीमा से ज्यादा है, उनको अपने प्रॉफिट का 2% या इतने करोड़ रुपए समाज विकास में खर्च करना है। तो यही पूछ रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल कैसे इफेक्टिव हो रहा है, इसकी चर्चा करनी है। ये देखिए यहां पे सीएसआर के रोल को एनालाइज करना है 15वें प्रश्न को। 16वें प्रश्न को देखिए, एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में यूएन का जो रोल है
वो एक्टिव नहीं हो रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या गाजा पीस क्राइसिस हो या ट्रंप 2.0 की एक्टिविटीज हो। तो ये आपसे पूछ रहा है कि एट प्रेजेंट टाइम पीरियड में यूएन का रोल क्यों प्रभावी नहीं हो रहा है, इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को बताएं। शानदार प्रश्न है, पूरे यूएन के एक्टिविटी का रिव्यू पूछा गया है। अगला सवाल यह भी हो सकता है कि भारत के या इंडिया के रोल को डिफाइन करिए। फिर अगला क्वेश्चन है, रूरल एरिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे एक्टिव हो रहा है उसके बारे में बताना है। स्वयं सहायता समूह, ट्रेडिशनल प्रश्न है, आता ही है। फिर एनजीओ का रोल डेवलपमेंट के अलावा और भी कई चीजें हैं जिसमें वो प्रभावपूर्ण या इफेक्टिव दिख रहा है, बट इसको रेगुलेट करने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये क्वेश्चन मैंने दर्जनों बार डिस्कस किया होगा। 3,60,000 22,000 एनजीओ गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, 33 से 36 लाख एनजीओ काम कर रहे हैं, सिर्फ 12% एनजीओ रजिस्टर्ड है, विदेशों से इतने पैसे आ रहे हैं, डीप स्टेट के उपकरण है और भी कई तरह की चीजें। तो भारत में जो नैरेटिव वॉर आज चल रहा है, किसी भी सूचना के बारे में माहौल बनाना या माहौल बिगाड़ना, उसमें एनजीओ की भूमिका सबसे बड़ी है, खासकर धरना प्रदर्शन को लेके, चाहे वो 3 कृषि कानून हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे 370 वाला हो या और भी कई तरह की चीजें। तो हाल के दिनों में सिविल सोसाइटी या एनजीओ बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल में आया है। ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। फिर आगे जल जीवन मिशन जैसे ट्रेडिशनल चीजें हैं, एक प्लान आता ही है विकासात्मक योजनाओं में, रूरल डेवलपमेंट को लेके और भी कई तरह की चीजें हैं। और जो 20वां प्रश्न है वो शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में है। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन क्रिटिकली होती जा रही है। अभी मोदी साहब गाजा में या इजराइल गए हुए हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने क्या चैलेंजेस हैं और भारत कैसे इफेक्टेड हो रहा है, ये प्रश्न जब मैं बना रहा था तो मेरे सामने था कि मैं ईरान डालूं या गाजा संकट डालूं या इस्लामिक नाटो डालूं, या फिर वो इंडिया के अगेंस्ट में, या फिर पाकिस्तान और यूएई का सऊदी अरब का गठबंधन डालूं, या गाजा पीस एग्रीमेंट में भारत की भूमिका डालूं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि एक साथ 6-7 पॉइंट्स चल रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो क्रमबद्ध रूप से सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो एक डाला है मिडिल ईस्ट में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो उलझते जा रहा है और वो कई क्वेश्चंस को जन्म दे रहा है। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी कैसे इफेक्टेड हो रही है। 3 करोड़ से ज्यादा हमारे एनआरआई पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में है, उसमें 1.5 करोड़ के आसपास मिडिल ईस्ट में है। रेवेन्यू आ भी रहा है, सऊदी अरब से भी यार आना है, यूएई से भी है और ईरान से भी है और इजराइल से तो है ही। अमेरिका का दबाव अलग है, रूस का दबाव अलग है, भारत के एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा अलग है, हरमुज वाला मुद्दा अलग है, बोको हराम अलग है, हमास अलग है, अल जजीरा वाले चैनल की मगजमारियां अलग है। तो भारत की विदेश नीति के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी चर्चा थोड़ी सी करनी है। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को करते हैं। 20 प्रश्न हैं, इसमें से 17 रिलेवेंट हैं। 3 भले ट्रेडिशनल हो यूपी को देखते हुए, बट प्रश्न को ऐसे नहीं सेट किया जाता है कि जो मर्जी आए कुछ भी सेट कर दो, नहीं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले से पूछ लो कि सर कोई एक यूपी पीसीएस का एक पेपर सेट करके दे दे। मैंने कई बार देखा मुखर्जी नगर से लेके राजेंद्र नगर में जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं या मेंस आंसर राइटिंग हो रहा है उसमें एआई से प्रश्न निकाले जा रहे हैं, एआई से उत्तर। मतलब कोई पूछ लो कि सर मिडिल ईस्ट से क्या आएगा इस बार GS2 में, इसका उत्तर उनके पास नहीं होता। बट मैं इन सारे चीजों को शॉर्ट आउट करने का प्रयास करता हूं, कोशिश मेरी यही रहती है। आगे पहला प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो हो रहा है डिस्प्यूट्स, इसकी क्रिटिकली एनालाइज करिए। साधारण सा प्रश्न है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को लेकर के लास्ट 78 ईयर्स में, मतलब जब से देश आजाद हुआ तब से, 1950 से जोड़ ले जो भी है, डिबेट होते जा रहा है। एक, प्रियम्बल भाग है कि नहीं है, पहला डिस्प्यूट, तो बेरू बारू वाला मामला। दूसरा, 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2-3 शब्द जोड़े गए, उसमें 2 शब्दों के ऊपर डिबेट हो रहा है। तीसरा जो उभर करके आ रहा है कि इनके वर्ड के इंटरप्रिटेशन को लेकर के प्रॉब्लम उभर करके सामने आ रही है। तो पहले पैरा में आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, दूसरे में आप बताएंगे 42 अमेंडमेंट से जुड़ी हुई चीजें। फिर उसके अलावा इसके ऊपर जो केशवानंद भारती का जो स्टेटमेंट है टाइम पीरियड में कि इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो एक तरफ इसको लेकर के क्या चीजें आ रही हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म
नामक वर्ड को हटाने की बात की जा रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दे दिया। तो यही चार चीजें हैं, 4 लाइन का ये प्रश्न है और यही 4 चीजें आपके आंसर में एग्जामिनर चाहता है। तो अगर आपने बेरूवारी 42वां संशोधन या बेरूवारी प्रकरण या 42 अमेंडमेंट या केशवानंद भारती या फिर बेसिक स्ट्रक्चर या फिर आपका सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये 4-5 चीजें अगर आपके आंसर में 125 वर्ड में रहा तो अबव 65% मार्क्स पाएंगे, नहीं रहा तो 50 के नीचे जाएगा। आगे देखिए, पहले है बड़े राज बनाम छोटे राज, मतलब बिग स्टेट, लार्ज स्टेट वर्सेस स्मॉल स्टेट्स, दोनों में क्या डिबेट है और आपके अनुसार क्या होना चाहिए। इट मींस वो पूछ रहा है कि लास्ट 50 साल से हमारे यहाँ जो बड़े राज्यों और छोटे राज्य के बीच में डिबेट है उसके बारे में बताएं। आमतौर पर ये माना जाता था कि स्टेट छोटे होंगे तो डेवलपमेंट अच्छे से होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिव तरीके से होगा, डेमोक्रेसी फुलफिल एक्टिव होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज जब गवर्नेंस का मामला पावरफुल है, दूसरा ई गवर्नेंस इतना तेजी से बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रसार चारों तरफ है, तो मुद्दा बड़ा राज्य बनाम छोटा राज्य नहीं है, मुद्दा है डेवलपमेंट, मुद्दा है सारे लोगों को डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंट करना और भी कई तरह की चीजें। तो आंसर का मूल फ्रेम या आत्मा यही होनी चाहिए कि बड़े राज्य छोटे राज्य का कोई मुद्दा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे राज्य हैं बट वो इतने डेवलप नहीं कर रहे हैं। सन 2000 के बाद से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 राज्य बने हैं, उनका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मुद्दा सिर्फ नए राज्य बना देने से सारी चीजें नहीं होगी, मुद्दा है उसको कितने अच्छे तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं। मूल ढांचा या इस आंसर की आत्मा यही होनी चाहिए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बताइए कि जो छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य हैं उनको जो बनाया जाता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव इजी वे में, प्रशासनिक सुगमता के लिए, दूसरा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तीसरा रिसोर्स का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकता है इसके लिए, और चौथा है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये 4 मुद्दे हैं जिसके बेस पर नए राज्य बनाए जाते थे, लेकिन डेमोक्रेसी में वही चीजें होती हैं जो पब्लिक चाहती है। तो हाल के दिनों में जैसे ही पॉपुलेशन के रिपोर्ट्स आ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो उत्तर प्रदेश भी नए राज्यों में विभाजित होगा, बिहार भी होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है स्टेट का बनना, बड़ा राज्य छोटे राज्य, ये सब कुछ डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न की आत्मा है। लक्ष्मीकांत में ये चीजें नहीं मिलती हैं। अब आप लोग कैसे लिखेंगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करने वाला प्रश्न है, वो मैंने बता दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसके क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है भाई? तो सबसे पहले बताना है, यही 5 आरोप लगे हैं। कह रहे हैं कि ये ड्यूल बिहेवियर करता है, दूसरा ये आर्टिकल 14 का एक तरीके से सही ढंग से लागू नहीं करता, तीसरा कहा जा रहा है कि इसी के आड़ में एनआरसी इंप्लीमेंट किया जाएगा, कुछ अन्य और डिस्प्यूट्स हैं, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि यह इंक्लूसिवनेस का इसमें एफिशिएंसी देखी जा रही है। कैसे? रोहिंग्या को शामिल नहीं किए हैं, मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किए, तो भाई जब शामिल ही करना था तो फिर 2-2 पाकिस्तान क्यों बनाए, यहीं रहते, 47 में ही रहते। तो और भी कई चीजें हैं जिनके ऊपर विवादों का दौर जारी है। अब गवर्नमेंट का क्या है एनालिटिकल, तो उन्होंने कहा, गवर्नमेंट का कहना है कि हमने जो भी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में जो भी हमसे प्रॉब्लम्स, गलतियां हुई उनको ठीक कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारे नेबर्स कंट्री हैं और उनमें जो उनकी पॉलिसी हैं उनको हम शॉर्ट आउट कर, मतलब 2 पड़ोसी राज्य जो भारत के ही अंग थे वहां पर हिंदुओं की दुर्दशा जो है उनको हम सही ठीक कर रहे हैं। ये नेहरू लियाकत समझौते को ठीक करने का एक माध्यम है। रिलीजियस इक्वलिटी वर्सेस रिफ्यूजीज का जो प्रॉब्लम है उसका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है सीएए का प्रोविजन। ये मैंने नहीं कहा है, ये भारत के विदेश मंत्री आदरणीय श्री एस जयशंकर का कथन है कि सीएए not a only law, not a only constitutional provision, it is a medium of religious equality and sort out refugee प्रॉब्लम्स, और ये उसका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत अच्छा उन्होंने बात कही। कुल मिला के पहले पैरे में आपको बताना है
क्यों नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, और दूसरे पैरे में आपको बताना है कि इस विरोध का औचित्य क्या है। बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, चाहे तो आप इसको मिला के कॉमा दे के एक पैरा में 50 से 60 वर्ड में निपटा सकते हैं और 40 से 50 शब्द में इसको निपटा सकते हैं, तो लगभग 100 शब्द हो जाएंगे और 25 शब्दों में आप एक अपनी चीज़ें विचारधारा दे सकते हैं। कंक्लूजन तो इसको नहीं कहेंगे कि आप इसको बारे में क्या सोचते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, पूछ रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी को क्रिएट करने में प्रेशर ग्रुप का रोल बहुत रहा ही है। इनफैक्ट भारत में, जैसे मैंने अभी कहा, कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी को बनवाने में सबसे बड़ा रोल रहा है एनजीओस का या प्रेशर ग्रुप का। अगर दिल्ली में साइंस फॉर इन्वायरमेंट सीएससी जैसी संस्थाएं नहीं होती तो सीएनजी नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में अगर एमसी मेहता नहीं रहते तो ताजमहल वाला मामला नहीं रहता। चिपको आंदोलन नहीं होता तो वन संरक्षण कानून या और चीजें लागू ही नहीं होती हैं। ग्रीन पीस जैसी संस्थाएं नहीं होती हैं तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इतनी इनिशिएट ही नहीं होती। आज भी जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, याद करिए, अभी तेलंगाना के जंगलों को काटने की बात हो रही थी या अरावली पर्वत को काट छांट करने की बात हो रही थी, इनमें अगर कुछ भी संशोधन हुआ है तो वो एनजीओ, दबाव समूह, सिविल सोसाइटी या लोगों की जागरूकता से हुआ। प्रश्न यही जानना चाहता है कि आज प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में जो भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी बन रही है और जो भी प्रेशर ग्रुप्स का इसमें रोल हो रहा है, उसको आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो इसको क्रमबद्ध लिखिए। कैसे लिखेंगे? सीधे आप आ जाएंगे इफेक्टिव रोल। फिर ये बताइए कि जितने भी एनजीओज हैं वो लीडिंग ग्रास रूट मूवमेंट, वो जमीनी आंदोलन के नेतृत्व का एक्सपीरियंस भी है और करते भी है, जस्ट लाइक चिपको आंदोलन। दूसरा, ये जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल्स का भी सहारा लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को रुकवाने में, हालांकि इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। तीसरा, ये टेक्निकल इनपुट्स भी दे देते हैं सहायता देने में। और चौथा, ये एक प्रेशर ग्रुप में भी काम करते हैं, खासकर इंटरनेशनल एनजीओस। तो ये 4 पॉइंट है। इसी 4 पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो 125 वर्ड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में आपकी अपनी आइडियोलॉजी, नजरिया, समझ, जानकारी पूछी जा रही है। फैक्चुअल नॉलेज की संभावना थोड़ी कम है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर ये बताई है। ये देखिए, ग्रीन पीस, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नौदन्या वंदना सेवा का ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बासमती जामुन और हल्दी के पेटेंट के विरुद्ध माहौल बनाया जो विश्व में हो रहा था कि ये भारत का है। एक टेरी है, चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, साइलेंट वैली मूवमेंट है, एमसी मेहता है, पीआईएल है, कोप है, आईपीसीसी है, और ये वॉच डॉग सजग प्रहरी का रोल निभाते हैं। खासकर नौदन्या, जिसने जामुन, पेटेंट, बासमती, सरसों, जीएम क्रॉप पे बहुत अच्छा काम किया। सीएससी, पेस्टिसाइड्स पर, दिल्ली में प्रदूषण, दिल्ली में सीएनजी का मुद्दा, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में एनजीओ और उनकी भूमिका। कहने का मतलब है, एग्जामिनर जब आपके उत्तर को चेक करेगा ना, तो वो उम्मीद करेगा कि आप इतने सारे पॉइंट्स में से कम इतने पॉइंट डाले हैं कि नहीं। अगर ये आप ये सारे पॉइंट्स इतने डाल दे रहे हैं तो अबव 70% मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। जो समस्या आती है वो यही है कि प्रश्न को लिखते वक्त कॉन्सेप्चुअल वाले में फैक्ट्स बच्चे नहीं डालते, जिससे पता नहीं चलता कि इस बारे में इनकी थॉट कैसी है। तो अगली बार जो आपको तैयार करना है वो उत्तर प्रदेश में, और हो सकता है एग्रीकल्चर में एनजीओस और इन्वायरमेंटल से प्रश्न बन जाए, जो देश में हो रहा है, खासकर सीएससी और नौदन्या। ये दो ऐसे मूवमेंट हैं जिन्होंने भारत के इन्वायरमेंटल पॉलिसी को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आगे, ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों कैसे हैं। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में आप ये बताएंगे पहले पैरा में 3 से 4 पॉइंट में कि ब्रिक्स अपॉर्चुनिटी कैसे है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कुछ जो गिनी चुनी शब्दियां हैं कि पोलराइजेशन में यह हेल्पफुल हो सकता है, मतलब दुनिया में बहुध्रुविता में, ग्लोबल साउथ के लीडरशिप में, तीसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए, और चौथा जितने भी व्यापार हो रहे हैं अलग अलग उनमें विविधता लाने में सहायक हो सकता है। ये 4 पॉइंट है जो यहाँ पे क्रमशः आपको पहले पैरे में आपको बता देना है 50 से 75 शब्दों में। दूसरा, चैलेंजेस क्या है,
तो जितने मेंबर हैं उनके ऊपर चीन का एक्टिवनेस या चीन का इन्फ्लुएंस हावी है। दूसरा, चीन की 14 देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, सबके साथ लफड़ा है, तो मतलब ब्रिक्स के अधिकांश मेंबर इस समय बॉर्डर डिस्प्यूट से प्रभावित या दुष्प्रभावित दिख रहे हैं। रशिया और चीन की फ्रेंडशिप भारत के लिए टेंशन दे रही है। इंडिया क्वाड में रहे या I2U2 में रहे, चीन इसको लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, SCO वर्सेस क्वाड या I2U2। और चौथा है कि जितने नए सदस्य बन रहे हैं वो सब चीन के प्रभाव में जा रहे हैं और वो भारत के मित्र तो हैं, भारत के परिचित हैं, मित्र नहीं है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसमें जितने नए देश आए हैं उनका झुकाव भारत के अपेक्षा चीन के पास है। हमारे बाबूजी एक बात कहा करते हैं, जिसका खूंटा मजबूत होता है ना बेटा, मतलब जिसके पास जमीन जायदाद और धन होता है, पूछ उसी की होती है, जो तुम्हारे लिए लड़ सकता है या तुम्हारी सहायता कर सकता है। ये मायने नहीं रखता है कि तुम कितने अच्छे हो या वो अच्छा है या बुरा है। ये बात चाइना के ऊपर भी होती है। तो और जितने मेंबर हैं वो अमेरिका और यूरोप के विरोधी हैं। तो यही 5 पॉइंट आपके चैलेंजेज में और 4 पॉइंट आपकी अपॉर्चुनिटी में। तो लगभग 50 से 75 शब्द इसको दे दीजिए और 50 से 75 शब्द इसको दे दीजिए, इतने में आपका हो जाएगा। हालांकि 125 वर्ड है तो मुश्किल से 100-120 शब्दों में आपको निपटा देना है। आगे, भारत में रीट जुडिक्शन में हाई कोर्ट्स की एक्टिवनेस सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो रही है, तो हो ही रही है। जहां क्यों हो रही है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। लोक अदालत की भूमिका एक ही साथ डिस्कस कर देते हैं। तो भाई, रीट क्यों पावरफुल इक्विपमेंट बन रहा है हाई कोर्ट का, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अभी तक आप ट्रेडिशनल बुक में पढ़ते हैं रीट क्या होता है, ये बट यहां पर पूछ रहा है रीट इंप्लीमेंट आपके देश में कैसे हो रहा है। तो हाई कोर्ट ज्यादा एक्टिव है। कारण क्या है भाई, कि एक तो हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के माध्यम से वो है, पहले पैरा में ये डिसाइड करेंगे। दूसरे में आप बताएंगे कि जो अन्य और आर्टिकल हैं हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, उससे ये एक्टिव हो रहा है। तीसरे में बताएंगे कि हाई कोर्ट के पास जो निचली अदालत हैं उनको ऑब्जर्व करने का, उनको सुपरविजरी करने की एक अलग शक्ति मिली है, इसलिए ये हाई कोर्ट ज्यादा एक्टिव है। और हाई कोर्ट में पहुंचना आसान होता है, इजी टू एक्सेस। और सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो लोअर कोर्ट को देखता रहे, या एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ये 5 कारण है जिसके वजह से रीट संबंधित मामलों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको इसी के साथ तैयार करनी है। एक, रीट कितना डाला गया, कैसे डाला गया, और सेंट्रल और स्टेट में इनका क्या रोल है, कुछ एग्जाम्पल। तो दूसरा है, लोक अदालत जुडिशरी डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने में कैसे हेल्पफुल हुए हैं। एक लोक अदालत है, 2 पक्षों के आपस के विवादों को सॉर्ट आउट करने का एक मीडियम है। अब यह कैसे काम कर रहा है, मतलब इसका परफॉर्मेंस आपसे पूछ रहे हैं, तो आप बताइएगा कि एक स्पीडी और अफोर्डेबल जस्टिस दे रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जितना भी न्यायिक बोझ आ रहा है उसमें कमी ला रहे हैं। तीसरा, ये एक आपसी सहमति और सौहार्द से विवाद समाधान करने का एक उपकरण देते हैं, म्यूचुअल कंसिस्टेंसी एंड हार्मोनी। चौथा, इनका निर्णय अंतिम होता है। पांचवा, ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम को धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं और इसमें स्थायित्व लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने ये बताया, एग्जामिनर ये भी उम्मीद करेगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। तो 2023-24 में इतने मामले निपटे और 2025 में सिर्फ इतने मामले निपटाए गए। तो ये इसकी एफिशिएंसी को बताते हैं। ये 2 विशेष प्रकार के आंकड़े आपके उत्तर में बहुत स्मार्टनेस लेकर के आएंगे। तो लोक अदालत तो आपने पढ़ा ही होगा, बट लोक अदालत भारत में इंप्लीमेंट कैसे हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है। तो अगर आपके साथ आपके आंसर में ये डाटा रहता है तो आपका उत्तर अबव 65 या 60% के ऊपर जाना ही है, मार्क्स लेके आएगा। अगला सवाल है, आरटीआई का क्या रोल है ट्रांसपेरेंसी को लाने में। तो नॉर्मल सा सवाल है, इसमें कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आरटीआई के इंप्लीमेंट होने के बाद एफिशिएंसी बढ़ी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, करप्शन पर कंट्रोल हुआ है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है और प्रशासन का डिजिटलीकरण बढ़ा है। बट
इसका सक्सेस रेट मिनिमम जा रहा है। दूसरा, 7 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने आरटीआई के हेड के ऊपर अपॉइंटमेंट ही नहीं किया है। कई ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट खुद आरटीआई के प्रोविजन में बैरियर का काम कर रही है। गवर्नमेंट ने बोला भी है हमारे पास इतने काम है, आरटीआई और हमारे काम को बढ़ाते जा रहा है। 60% आरटीआई राजनीतिक उद्देश्यों से या पॉलिटिकल दुश्मनी को निकालने का एक इक्विपमेंट माने जा रहे हैं। ऐसे अन्य और भी चीजें हैं जो इसके रिव्यू में पूछेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ आरटीआई के परफॉर्मेंस के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना प्रभावी हो रहा है, आलोचनात्मक समीक्षा करे। जब वो क्रिटिकली एनालाइज पूछेगा तो ये बातें बतानी है, और इसके ऊपर इतनी रियलिटी बातें मत लिखिएगा तो ही बेहतर होगा। थोड़ा बहुत 4-5 पॉइंट लिख के मार्क्स ले लीजिए। कई बार होता है जहां पर जानबूझ के हमें फैक्ट को नहीं लिखना होता है, जैसे करप्शन, जैसे बेरोजगारी, जैसे गरीबी, जैसे सरकार सरकारी विभाग को कैसे कमजोर करते। इनफैक्ट सारे प्रॉब्लम की जड़ भी तो सरकार और सरकारी कर्मचारी हैं, और सॉल्यूशन भी उन्हीं से निकलना है। तो आफ्टर ऑल, जिस डिप्लोमेट या जिस ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं अथवा कर रही हैं, उसी की खामियां गिनाएंगे तो मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। आगे 9वें प्रश्न को देखिए, सिविल सेवाओं का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करिए। तो कैसे है भैया, आप हमें पीसीएस बना दीजिए, आईएएस बना दीजिए, हम लागू करेंगे। तो कैसे है, हम कानून का शासन एस्टैब्लिश करते हैं, पहला लाइन, इसी को 8-10 शब्द में खींच दीजिएगा। दूसरा, हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के माध्यम से इक्वलिटी लाने की स्थापना पहल करते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, हम बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना पूर्वाग्रह के काम करते हैं, मतलब निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ। जब मैं लिख रहा था तो मैं मुस्कुरा रहा था। हम पॉलिसियों के इम्प्लीमेंटेशन में ये नहीं देखते कि किस जाति को जा रहा है, धर्म को जा रहा है, मतलब बायस्ड फ्री होके हम काम करते हैं। यही 5 पॉइंट है। मैंने कहा ना कि जब मैं इस प्रश्न को लिख रहा था तो मैं मुस्कुरा रहा था कि यहाँ पर पढ़ते कुछ और हैं, लिख कुछ और हैं, लेकिन फील्ड में जाके करना कुछ और होता है। पूरा ऊपर से नीचे तक जातिवाद के जकड़न में, धर्म के जकड़न में, विचारधारा के जकड़न में, घूसखोरी के जकड़न में ब्यूरोक्रेसी उलझी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, इनफैक्ट आपका पीएमओ हो। ये वास्तविकता है, इसको जानिए, मुस्कुराइए और लिखिए। ये थोड़ी स्मार्टनेस आपको लेके आनी पड़ेगी। मैंने कई बार कहा है, होता कुछ और है, सोचना कुछ और होता है। यहां से सोचेंगे तो धोखा हो जाएगा, यहां से सोचेंगे और यहीं से लिखेंगे तभी टॉप में आ जाएंगे। तो यहां पर दिल से सोचने वालों की जगह उतनी अच्छी नहीं है, ये सच बात है। आगे पूछ रहे हैं, जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो टेंशंस होते जा रहे हैं, डिस्प्यूट्स होते जा रहे हैं, उनको कुछ एग्जाम्पल से डिफाइन करिए। तो क्या डिस्प्यूट्स हो रहा है? तो एक, सरकार कह रही है कि हम जुडिशरी में रिफॉर्म करेंगे, और जुडिशरी वाले कह रहे हैं खबरदार हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए। इट मीन्स जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर जो डिस्प्यूट्स हो रहा है, या फिर कोलेजियम सिस्टम एंड एनजेएससी पर, डिबेट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, दो चीजें हैं जो आपके आंसर में आनी चाहिए। दूसरा आ रहा है तमिलनाडु के, केरल और कर्नाटका के राज्यों के राज्यपालों के ऊपर कमेंट करते हुए वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्यपाल न हो करके पॉइजनस गवर्नर है, विष वाले गवर्नर है। बंगाल पे तो राज्यपाल के ऊपर छेड़खानी का भी आरोप लग गया, किस्सा जारी है। तो इट मींस गवर्नर्स के रोल्स को लेकर के, और गवर्नर्स जो स्टेट के बिल्स को अपने जेब में वीटो पावर लगा देते हैं, उनके ऊपर जो कमेंट आया है उससे जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में टकराहट बढ़ी है। तीसरा, जुडिशियल एक्टिविज्म तो है ही, न्यायिक सक्रियता से भी विवाद हो रहा है। चौथा, कई ऐसे मामले हैं जिसपे जुडिशरी खुल के इंटरफेरेंस कर रहा है, जैसे अभी बंगाल में होने वाले एसआईआर, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। आज के न्यूज़पेपर की बात करें, आज का मतलब 25 तारीख, कि उड़ीसा और झारखंड के भी कुछ जुडिशियल अधिकारियों को बंगाल भेजा गया है। अब इसमें दोष किसका है? दोष ममता दीदी का है जो काम नहीं कर रही है। तो न्यायपालिका कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर दीदी काम नहीं कर रही है तो क्या करेगा कोई? तो बस यही चीजें हैं। और फिर एक और भी है,
एक कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है 142 आर्टिकल, वो भी है इसमें। मतलब ये 5 पॉइंट आपको लिख देना है जिससे आपका उत्तर परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 125 शब्दों में लिखना है। इसमें करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, लीगल इश्यूज आना चाहिए। जैसे मैंने आज के न्यूज़पेपर का भी कंटेंट इसमें जोड़ दिया है। ये नहीं हो पाता है बच्चों में, सब लोग रटंत घुटंत चले आते हैं। अगर आपका आंसर अपडेट नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चे लोग सोचते ही नहीं है। 11वें प्रश्न को देखें, पूछ रहे हैं फाइनेंस कमीशन के 15 और 16 कमीशन के रिकमेंडेशन, उनका कंपेयर करिए और 15 कमीशन के जो प्रॉब्लम थे उसको सॉर्ट आउट करने में 16 कमीशन के रिकमेंडेशन कहां तक एक्टिव हो सकते हैं। शानदार प्रश्न है, 2 प्रश्न को लेकर के एक साथ बना है और इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या थ्योरेटिकल जानकारी नहीं मांगी जा रही। पूछा जा रहा है जो हो रहा है वो बताइए। आप बताइए कि मोदी सरकार, सॉरी एनडीए गवर्नमेंट के टाइम ड्यूरेशन में फाइनेंस कमीशन की इस रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में कंपेयर करके अपने व्यू दीजिए। तो यहां पर आपको इंट्रो लिखना होगा क्योंकि 200 शब्दों में है। दूसरा, आप बताएंगे 15 और 16 फाइनेंस कमीशन में फंड अलॉटमेंट को लेकर के और क्या चीजें रही। एक तो फंड अलॉटमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, दूसरा पॉपुलेशन को रोल को लेकर के क्या कतरा या चेंज किया गया, तीसरा फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट को लेकर के जो ग्रांट मिलने वाला था उसको लेके क्या किया गया, और चौथा रीजनल अनबैलेंस को दूर करने के लिए क्या इनिशिएट किया गया। जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर थे या फाइनेंस कमीशन थे, इसके पहले पनगड़ियां हैं, उसके पहले और भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अरुण जेटली जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कांग्रेस ने 54 दी है, हम दिए 1 रुपया, हमने दिया है 10 रुपया। कारण क्या है कि फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 31% या 32% फंड दिया जाए कांग्रेस के टाइम पीरियड में। जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको बढ़ा करके 42 कर दिया, अगली बार घटा के 41 कर दिया। तो एक बार होता है ना 100 रुपया दे के छीन लेना, 100 रुपया देना, फिर उसके बाद अगली बार 10 ही रुपया देना। तो ये पलटी मारते हैं, इसलिए इनकी आलोचना हुई है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसके माध्यम से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। फिर आप बताएंगे 16 फाइनेंस कमीशन की जो प्रायोरिटी है वो 15 फाइनेंस कमीशन के जो प्रॉब्लम थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए किया गया। एक, थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट ही करना है। मेरे मन में तो आलोचना आ रही है, बखिया उधेड़ने का मन कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेट बनने के लिए थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट के साथ रहना पड़ेगा। मेरे अंदर कभी कभी मेरे अंदर का एक विचारक या पत्रकार हावी हो जाता है, जिसको सिस्टम को लेके गुस्सा है, मैं उसको थामे रहता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये फिस्कल फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश्ड देने का एक इक्विपमेंट है। दूसरा, थोड़ा कहना पड़ेगा हाँ जी ये सही फॉर्मूला है। तीसरा, थोड़ा सा राज्यों को भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम दो या ना दो, मुझे उससे मतलब नहीं है, दिमाग में यही होना चाहिए। और ये 3 पॉइंट लिख के कंक्लूड कर दीजिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का प्रयास करिए। फोर्स टू करेक्ट द डेमोग्राफिक एंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिफिसिट्स इन द ऑफ 15 कमीशन। मतलब जो 15वीं की कमियां रह गई हैं उसको दूर करिए। बस हमको एसडीएम बना लीजिए, आईएएस बना लीजिए, हम कर देंगे। तो दिल में यही ख्याल रहे, मुस्कुराइए और प्रश्न के उत्तर को लिखिए। जब भी किसी भी इस तरह के आइडियोलॉजिकल बेस्ड प्रश्न को लिखे ना तो मुस्कुरा के लिखिए, मुस्कुराइए और फिर अंदर ही अंदर सोचिए होता कुछ और है और मैं कुछ और लिख रहा हूं या लिख रही हूं। एनीवे, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के रोल को रिव्यू करिए और इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, इसमें जो बैरियर है उसको एक्सप्लेन करिए। पिटा हुआ सवाल है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। इसके 5 मेजर एम्बिशंस हैं। क्या? रैपिड डेवलपमेंट करना, दूसरा डेटा बेस्ड मॉनिटरिंग करना, तीसरा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एस्टैब्लिशमेंट करना, चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग करना, पांचवा कोऑर्डिनेशन करना सेंट्रल और स्टेट के प्लान में। नीति कमीशन का एक ही काम रह गया है, सलाह देना। उसकी सलाह को ठेंगा कोई स्टेट नहीं सुनता। सलाह देना, मानना हो तो मानो, न मानना हो तो मत मानो। तो ये जो रैंकिंग बना रहे हैं, आपकी बात तब मानी जाएगी ना जब आप धन देंगे।
पापा जी कहते थे कि बेटा जो धन देता है ना घर में चलती उसी की है, तो नीति कमीशन तो पैसा देता नहीं है, सुझाव दे देता है। तो भाई अब काम का ब्लॉक कार्यक्रम बनाए तो ठीक है, तो आप दे डाल दिए कि भाई आकांक्षी ब्लॉक का ये 5 है, लिख डालिए, चेंज करिए पैराग्राफ। प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है? अब ये जो 5 चीजें हमने बताई है ना, ये लगभग प्रत्येक सोशल जस्टिस के डेवलपमेंट प्लान के इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, ये रट लीजिए। और इस पॉइंट का यूटिलाइजेशन हर जगह हो। क्या? एक तो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वह ही नौकरशाही का काम ही है, काम में अड़ंगा डालना। दूसरा है करप्शन और लीकेज, ये लीकेज छूट गया है, मतलब खाओ पियो। तीसरा है कोऑर्डिनेशन न होना। चौथा है रिसोर्स की कमी। पांचवा है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाना और शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट का उतना ज्यादा इफेक्टिव रोल में ना आना, मतलब दीर्घकालिक प्रभाव, सॉरी मैं गलत बोल गया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के ऊपर ध्यान न देना, सिर्फ शॉर्ट टर्म रिफॉर्म को अचीव करने के ऊपर फोकस रहना। ये 5 पॉइंट हैं जो चैलेंजेस बता रहे हैं इससे जुड़े हुए। और कंट्रोल कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए कि यह एक पॉजिटिव चेंजेबल इनिशिएटिव है जिसके ऊपर ठीक ढंग से काम करने की जरूरत है। यही कंक्लूजन हमेशा यही रहना चाहिए। और ध्यान रखिएगा यही 5 पॉइंट है जो लगभग किसी भी सोशल जस्टिस के प्लान में इंप्लीमेंट हो। सुझाव या खामियां जो भी कर ली यही है, अगर ये सब सही ढंग से हो जाए तो 110% अचीवमेंट ना आ जाए। अगले प्रश्न को देखिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स में चीन की एक्टिवनेस डिप्लोमेसी के लेवल पर पूरे वर्ल्ड के लिए कैसे चेंजेबल हो रही है, चैलेंजेबल हो रही है, उसके बारे में बात करना है। शानदार प्रश्न है। अब बताना है चीन की सक्रियता कैसे है। सबसे पहली बात, इनकी जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी एग्रेसिव है। चीन का बॉर्डर 14 देशों के साथ लगता है और 14 के साथ इनका झगड़ा और लफड़ा है। क्यों? कहते हैं कि सब मेरी तरह दिखते हैं, वो सब मेरे। अरे भाई हमारी तरह तो पाकिस्तान भी दिखता है, अफगानिस्तान भी दिखता है, श्रीलंका भी दिखता है, इनफैक्ट लैटिन अमेरिका भी दिखता है, तो क्या वो सब हमारा है? नहीं है। तो पहला है एग्रेसिव डिप्लोमेसी, इसको एक्सटेंड करेंगे। दूसरा आप ये बताएंगे कि ये पैसा देके कर्जा देके जाल में फंसा लेते हैं और फिर कुछ हिस्सा ले लेते हैं। डेप्ट ट्रैप, श्रीलंका फंस चुका है, पाकिस्तान फंस चुका है और 32 देशों को ये पैसे देके फंसा रहे हैं या डेप्ट ट्रैप में ले रहे हैं। तीसरा है मिलिट्री और टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से चैलेंज दे रहे हैं। चौथा है कई सारे ऑर्गेनाइजेशनों में इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, मैंने नीचे लिख भी दिया है, G20 में, ब्रिक्स में, यूएन में, WTO में, वर्ल्ड बैंक में। और जैसे जैसे ट्रंप पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे चीन इनको कब्जाते जा रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। पांचवें में आप लिखेंगे कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो इनके एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनते जा रहा है भारत के साथ। टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। छठे में आप बताएंगे कि वर्ल्ड की जो भी ग्लोबल सिस्टम है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, घुसपैठ कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश तो मैंने बस अनुवाद लिखा है, जब मैं लिख रहा था तो मुझे लगा कि कुछ छोटे छोटे शब्दों से मैं थोड़ा इसको प्रभावी बनाऊं। क्या है देखिए, घुसपैठ मतलब किसी तरह घुस रहे हैं, इंटरफेरेंस मतलब टांग अड़ा रहे हैं और फिर चैलेंज दे रहे हैं। कैसे? WHO में जैसे घुसे, कोविड का असर आपको दिख रहा है। इसी तरह आज वर्ल्ड में समुद्री व्यापार को रूल्स रेगुलेशन करने वाली यूएन की जो भी संस्था है उस पर चीन प्रभावी है। जो पैसा देता है मन मुताबिक वही चलता है। इसी तरह वो WTO में भी घुस रहा है, उसी तरह वो WHO के अन्य और चीजों में घुस रहा है। यूएन के लगभग 50 से 60 जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो पैसा दे दे के घुस रहा है और पहले वो घुसपैठ, फिर इंटरफेरेंस, फिर चैलेंज। अब आप कह सकते हैं कि पहले अमेरिका भी तो यही करता था, तो ऑब्वियसली अमेरिका भी यही करता था, बट ये वास्तविकता है। इतना ज्यादा आपको खोल के नहीं लिखना है। एक लाइन में आप चाहें तो इसको कह सकते हैं कि कैसे वो घुसपैठ या इंटरफेयर करके चैलेंज दे रहा है, बस इतना पर्याप्त है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये। फिर धूर्त उत्तर कोरिया रशिया और ईरान के साथ एक कोलिब्रेशन कायम करके ग्लोबल पॉलिटिक्स में लगातार टांग अड़ा रहा है। आज की न्यूज देखिए, आज 25 तारीख है, तो यूरोपीय संघ यूक्रेन को
परमाणु बम दे रहा है, तो चीन ईरान को कई तरह के अन्य और मिसाइलें दे रहा है। इनफैक्ट ईरान अगर अमेरिका से तनातनी किए हुए तो उसके पीछे चीन है। उसी तरह यूक्रेन रूस को आंख दिखा रहा है तो उसके पीछे यूरोपीय संघ है। मतलब सारे लोग अपना अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन प्रश्न चीन से जुड़ा है तो हम चीन के बारे में ही बात करेंगे। ये तीन दोस्तों के साथ मिल करके ये टांग घुसेड़ रहा है या ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रहा है या अलायंस बना रहा है। फिर भारत, अमेरिका, यूरोप को हर लेवल पर चैलेंज दे रहा है। मतलब ध्यान रखिएगा, इंडिया, अमेरिका एंड यूरोप को हर स्टेज पे चैलेंज दे रहा है। ये 8 पॉइंट आपको लिखने हैं 200 वर्ड में। कंक्लूड क्या करेंगे कि चीन की इफेक्टिव रोल अभी भी कंटिन्यू है, ट्राइंग टू चैलेंज इंडिया, यूएस एंड यूरोप एट एवरी लेवल। चाइनाज इन्फ्लुएंशियल रोल रिमेन्स एक्टिव। तो ये 8 पॉइंट ही आपको लिखने हैं। आगे देखिए, पूछ रहा है कि एजुकेशनल प्लेस में एससी एसटी जो लोग भी हैं उनके साथ ड्यूल बिहेवियर या डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो टेंशन वाला है, और इनके प्रति जो प्रोटेक्टिव पॉलिसियां हैं उनके ऊपर क्रिटिकली एनालाइज करिए। यूजीसी आ गया, यूजीसी बिल, मोदी जी गोइंग, योगी जी कमिंग। ये जो माहौल बन रहा है इन सब से थोड़ा दूर होइए। डिप्लोमेट बनना है, आपसे बस पूछा जा रहा है कि जो भी एजुकेशनल कैंपस में कास्ट के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो गलत हो रहा है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि हाँ गलत हो रहा है। फिर दूसरा पूछ रहा है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो प्रोविजन है बताइए। तो आप लिखिए यस सर, हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो मैं जब इस प्रश्न का फ्रेमिंग कर रहा था ना तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं ही रोहित बेमुला बन जा रहा हूं और इसको लिख रहा हूं। एक तो जितने भी मुझे आज भी याद है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने अपने कुछ भाई लोगों को, सीनियर लोगों को देखा किसी जाति विशेष को नाम से बुलाते हुए। कई सारे यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल में जाति विशेष का कब्जा होता है और अन्य जातियों के बच्चे का उत्पीड़न, टॉर्चर होता है। अगर उनका पीटी उटी निकल जाता है तो अगड़ी जाति के लोग उनको अलग टॉर्चर करते हैं। पहले ये अगड़ी जाति का अधिकार था, अब यह इसमें पिछड़ी जातियां भी आ गई हैं जो ओबीसी वाले एससी और एसटी को तंग करते हैं। इनफैक्ट एससी वाले भी अन्य एससी और एसटी को तंग करते हैं। जैसे मैं अभी भी देख रहा हूं, दिल्ली के अभी आईएएस का इंटरव्यू हुआ, करीब करीब 2000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनके फीडबैक आते हैं कि सर मीडिया लोग ना हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। एक झारखंड के बच्चे ने कहा, तो हमने कहा ऐसा तो नहीं है, तुम मुंडा हो, संथाल हो, वो भी सब लोग बराबर हैं। तो नहीं सर, वो हम लोगों को बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। तो यहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन एक ही जाति में दिख रहा है, या एक ही कास्ट में दिख रहा है, या एक ही इक्वल कम्युनिटी में दिख रहा है। तो डिफरेंसेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रूरल एरिया में जो एजुकेशन पैटर्न का जो एक बदहाल रूप है, मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां भी एक ड्यूल बिहेवियर देखा जाता है। और एक हमेशा जो मैंने देखा अपने सीनियर्स को, सदैव जातिगत पहचान की याद दिलाते रहना कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। ए मौर्य जी, ए यादव जी, ए शर्मा जी, ये जो आपने लैंग्वेज सुना होगा, ए मुंडा साहब। या फिर एक बार मेरे सीनियर कहते, इधर आइए, कौन से ठाकुर हैं आप? तो मुझे उस दिन पता लगा कि ठाकुरों की भी इतनी बिरादरियां होती हैं, क्योंकि हम ऐसे जगह से पढ़े जहां पर जाति और धर्म उतना प्रभावी नहीं था। फिर एक जने ने हमसे कहा, हमारे चाचा जी ने, कि तुम ये हो, वो हैं, उनको वो सुविधाएं मिल रही, तुम्हारे साथ ड्यूल बिहेवियर हो रहा है। उस दिन आभास हुआ कि हाँ भाई, आरक्षण हमारे लिए विरुद्ध है, या फिर ऐसे है या वैसे है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना शुरू हो जाता है, जहां पर एक जाति नामक अदृश्य दीवार कायम रहती है, जिसको मैंने दिया लिखा है इनविजिबल वॉल्स ऑफ कास्टिज्म इन एवरीवेयर। मतलब एक अदृश्य दीवार। जैसे मेरा नाम डॉक्टर ओमकार नाथ है, तो सबसे पहले पूछेंगे पूरा नाम बताओ, तो मैं कहूंगा भाई श्रीवास्तव, तो अच्छा ये हो। मिश्रा, अच्छा ये हो। तिवारी, तो अच्छा इधर के हो, गंगा ए पार के हो। मुखोपाध्याय, अच्छा बंगाली हो। भट्ट, अच्छा कश्मीरी हो। पटेल, अच्छा कहां के पटेल, गुजरात वाले या इधर वाले। अच्छा मौर्य, तो तुम ये हो। यादव, कौन से यादव हो, कानपुर के उधर वाले या कानपुर के नीचे वाले। ये चीजें चलती थी और चलती हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज की बात बता रहा हूं।
मतलब नाम से पता लगता है। तो एक बार मैंने कहा कि अपना नाम कुछ मैं लगा लेता था, तो मेरे से पूछते थे क्या नाम है, तो मैंने कहा ओमकार नाथ सीजर, कि ये क्या मतलब है, तो मैं जूलियस सीजर की तरह सीजर लगा लिया। कभी विक्रमादित्य तो लगा लिया, तो कभी मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय या विलियम। तो ऐसे ही ग्रेजुएशन में और पीजी में जब जाति और धर्म से थोड़ी चिढ़ होने लगी, लेकिन चिढ़ अपने जगह रहती है, ये भारत की पहचान है, इनविजिबल वॉल्स ऑफ कास्टिज्म इन एवरीवेयर। ये एक लाइन अपने आप में उस चीज को, उस टशन को, उस भोगे हुए यथार्थ को बता देता है, जो हमने अपने जूनियर और सीनियर जेएनयू में भी गए तो वहां एक अलग ही माहौल था। ब्राह्मणों भारत छोड़ो, हमने भी नारे लगाए। थोड़े दिन बाद बुद्धि हुआ तो कहा कि ये सब नौटंकी चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई करिए, आगे बढ़िए। आइए, सुरक्षात्मक प्रावधान। मजे की बात है, ब्राह्मण भारत छोड़ो का जो नारा लगाने वाला था वो खुद ब्राह्मण थे, लेकिन सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का जो एक बुखार होता है वो इतनी जल्दी उतरता नहीं है। अब आते हैं प्रोटेक्टिंग पॉलिसी के ऊपर। क्या है प्रोविजन, तो आर्टिकल 17 मूल अधिकार और आर्टिकल 342 मतलब उनके विरुद्ध जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, SC ST एक्ट की प्रभावशीलता। दूसरा, SC ST एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रेम जो उनको प्रोटेक्ट करता है, रिजर्वेशन पॉलिसी है ही, और यूजीसी के गाइडलाइन और इक्विटी कमीशन की स्थापना। ये दो आने चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट नहीं आते हैं तो आपका उत्तर मजेदार नहीं बनेगा। पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ये प्रश्न या इस तरह के प्रश्न इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना बटोरे हुए हैं। कंक्लूड करिए कि एक्टिव इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोके। वैसे आज के परिवेश के ऊपर 2 लाइन में अपनी विचारधारा रख रहा हूं। कारण क्या है, कभी इंटरव्यू चल रहा था तो मैं जब बैठा हुआ था तो 2-3 टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ बच्चों से सवाल पूछा कि ये बताओ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता है। तो 90% बच्चे विचलित थे, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसको स्वीकार करिए आप। कारण क्या है कि जो भी रिव्यू कमेटी आई है या रिकमेंडेशन आया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रश्न में भी यही पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप इसको एक्सेप्ट करिए। ओके, डरने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इफेक्टिव हो रहा है। कंपनी एक्ट के तहत ये कुछ चीजें बनी हैं कि जिस कंपनी का प्रॉफिट इतना हो जाता है वो अपने कुल प्रॉफिट का इतना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करेगी या फिर ऐसे वैसे ऐसे। तो यही आपको बताना है कि CSR के तहत सोसाइटी और इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी बना रहे हैं कंपनियां अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हेल्प कर रही हैं। तीसरा पॉइंट, जो भी लीगल प्रोविजन है उनको वो अडॉप्ट कर रही है। चौथा, एक पॉजिटिव इनकी इमेज भी बनती है। और छठा, जो भी रीजनल कम्युनिटी है उनके डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है। और कंक्लूड कर दिया, यही 5 पॉइंट है। इफेक्टिव पूछ रहा है। इसके अलावा जो अन्य चीज मैंने यहां लिखी है, जो एग्जामिनर आपसे उम्मीद करेगा कि कम से कम CSR के तहत जो कुछ भी हुआ है वो आप लिखें अपने आंसर में। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने लिखा कि 2023 में इतना, 2024 में इतने रुपए फंड अलॉटमेंट हुए। और CSR के तहत एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट में कंपनियां इन्वॉल्व हैं। बट कुछ प्रॉब्लम है कि जो भी CSR है वो डेवलप्ड स्टेट पर ही फोकस्ड है। 5 स्टेट ही प्रभावी हैं। 5 स्टेट के अलावा भारत के अन्य स्टेट्स को CSR का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी हालांकि टॉप 5 स्टेट्स में इन्वॉल्व है। 2022-23 में इतने 100 करोड़ रुपए का CSR यूपी में लगा। यूपी गवर्नमेंट ने CSR पोर्टल भी बनाया है। कहने का मतलब है कि अगर ये 4-5 पॉइंट आपके आंसर में आ गया तो 70% मार्क्स मिलने ही मिल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बहुत ज्यादा कथा कहानियां
जानने की जरूरत मेंस के स्तर पर नहीं होती। एक तो सीएसआर जानिए, सीएसआर का एम्बिशन जानिए, सीएसआर कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, सीएसआर को लेके प्रॉब्लम क्या आ रही है, सीएसआर को कैसे इफेक्टिव करेंगे। एक और फिर एट प्रेजेंट सीएसआर का क्या सीन चल रहा है, 2-3 डाटा याद करने हैं। ठीक, उसके अलावा कोई अगर कमेंट है नीति कमीशन का तो वो ध्यान रखिए। और फिर हमारे यूपी में ये कैसे इंप्लीमेंट होते जा रहा है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पर है। अब इन सारे इंफॉर्मेशन को कैसे निकाल के दो पन्ने में आप सोशल जस्टिस के आने वाले मेंस, मतलब 2 पन्ना मतलब 4 पेज हो गया, 4 पन्ने में सोशल जस्टिस के जितने भी टॉपिक हैं वो अपने नोट्स में आप बना सकते हैं। और तब आपको फाइनली पता लग जाएगा कि एक उत्तर को कैसे लिखते हैं और अबव 70% मार्क्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि बच्चे लोग जब लिखते होंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है दिमाग में। ये आप खुद से करेंगे तो याद रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे या जो एआई वाले नोट्स बिकते हैं ना, लखनऊ से इलाहाबाद से लेकर दिल्ली पर, माफ करिए प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक, उसमें ये इंफॉर्मेशन इतना कचरा डाल देती है कि दिमाग का दही हो जाता है। आगे कुछ प्रश्नों को देखें। फिर पूछ रहे हैं वर्ल्ड के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने में यूएन अनएक्टिव क्यों हो रहा है, या सफिशिएंट क्यों नहीं हो रहा है, या इफेक्टिव रोल प्ले क्यों नहीं कर पा रहा है। भाई अब यूएन के थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, क्या लफड़ा है भाई यूएन के बारे में। इंट्रो के बाद आप बताइए कि जो भी मेजर पावर हैं उनके खुद अपने परस्पर विरोधी हित हैं। पहले पॉइंट में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। विश्व के प्रमुख देश शक्तियां जो यूएन के मेंबर हैं उनके अलग अलग हित हैं और इन्हीं हितों के चलते यूएन को अनइफेक्टिव कर रहे हैं। इंटरेस्ट कैसे हो रहा है। दूसरा, वीटो पावर और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स का आपसे डिस्प्यूट्स। दूसरे पॉइंट्स में आप इस पॉइंट्स को या इस फीलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तीसरे में बताएंगे कि यूएन बिना दांत का बूढ़ा, जंजीर लगा हुआ, नाखून न रहने वाला शेर है। तो आप बताएंगे कि यूएन के पास कोई अपनी मिलिट्री या इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। चौथा, कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं, अर्थात फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक अलग है। यूएन के बजटीय या फाइनेंशियल उनके पास खुद फंड नहीं है जिससे वो काम कर सकें। और पांचवा, रिगार्डिंग बाय ग्लोबल पावर, सभी वैश्विक देश उसको ठेंगा दिखाते हैं। चाहे इजराइल ने खुल के धमकाया, आप लिख दीजिए इजराइल, अमेरिका और रूस के द्वारा, इजराइल, अमेरिका, रूस और चीन के द्वारा खुलेआम अवहेलना करना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कंक्लूड करिए। भाई समाधान के प्रयास सीमित रह जाते हैं। अगली बार अगर पूछे कि भारत की क्या भूमिका है तो भारत की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो कहेंगे हाँ, यूएन को बदलने में भारत एक क्रांतिकारी रोल प्ले कर सकता है। करेगा कौन? तो आपके सामने किसका चेहरा आ रहा है उनको सोचिए और मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। आगे 17 नंबर पर देखिए, रूरल डेवलपमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल इफेक्टिव हो रहा है। तो बताइए कैसे इफेक्टिव हो रहा है। यस, इफेक्टिव हो रहा है रूरल इलाके में। इंट्रो के बाद आप बताइए कि यह इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का आपको लिखना है। हाउ आर एसएचजी प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल इन रूरल डेवलपमेंट टुडे। 4-5 पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है ये देखिए, मैं बता देता हूं। एक, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मीडियम है। दूसरा, वुमेन्स एम्पावरमेंट का एक इक्विपमेंट है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट का एक इक्विपमेंट बना हुआ है। चौथा, इनोवेशन में यह पार्टिसिपेट कर रहा है। पांचवा, सोशल चेंज और अवेयरनेस लाने में हेल्पफुल हो रहा है। बस 5 को एक्सप्लेन कर दीजिए और कंक्लूड कर दीजिए इस प्रकार, फलाना ठिकाना ऐसे ऐसे ऐसे, खत्म। पिटा हुआ टॉपिक है। एनजीओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अलावा इनको कंट्रोल करने में चैलेंजेबल स्थिति बनी हुई है। तो 22,000 एनजीओ सरकार के साथ काम कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। दूसरा, 23,000 से लेके 50,000 एनजीओ फील्ड में काम करके पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चौथा, लगभग 2 लाख से भी ज्यादा एनजीओ सोसाइटी में अवेयरनेस के रूप में काम कर रहे हैं। 3 पॉइंट पर्याप्त है डाटा के साथ, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, तो फेरा कानून के ये ट्रांसपेरेंसी के
लेवल को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 10% एनजीओ ही लिस्टेड हैं गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में। पहला। दूसरा, बाहर का पैसा आके खा पी जाते हैं, सोनू सूद भी हैं इसी में। एक बार वो आए भी थे मुखर्जी नगर में कि आईएएस बनाने वाली संस्थाएं हैं, हम बच्चों को आईएएस बनाएंगे। पता लगा चीन का पैसा आया है, मनमोहन जी के टाइम पीरियड में बेइज्जती हुई, भाग खड़े हुए हैं। तो ये जो थोबड़े होते हैं ना जिनके चमकते हैं, उनके पीछे बहुत कलंकित अध्याय या इतिहास है। मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड, एफसीआरए एक्ट का ये जबरदस्त दुरुपयोग करते जा रहे हैं। 28,000 से ज्यादा एनजीओ को गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्टेड किया है। ये इक्विपमेंट हो रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया के इक्विपमेंट। ये मेरा नहीं कहना है, ये भारत के सुरक्षा सलाहकार का स्टेटमेंट है। और एक और भी है जो विशेषज्ञ कहते हैं ये इक्विपमेंट ऑफ डीप स्टेट, और फिर काले धन के लाल करने में ए टूल ऑफ कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। सच्चाई ये है, सबसे ज्यादा एनजीओ इसमें है। मुझसे भी कई मेरे मित्रों ने कहा कि भाई एक एनजीओ बना लो। मैंने कहा काहे भैया, तो माल इधर का उधर करेंगे। दिल्ली में राजेंद्र नगर में तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, जहां भी काम करते हो फर्जीवाड़ा करेंगे। ये मेरे मित्र या मेरे सहयोगी या मेरे सीनियर बुद्धि देते हैं। इनफैक्ट भारत के ब्यूरोक्रेसी में, भारत के नेतागिरी में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, एनजीओ बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? वो ब्लैक टू व्हाइट करने में। ये बात खुल के नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको इतना लिखना है, टूल टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। कंक्लूड करिए, क्या करेंगे? विश्वसनीयता का संकट भी है और विकास भी में भी सहभागी है। तो आप लिखेंगे डेवलपमेंट और विश्वसनीयता का संकट, दोनों परिस्थितियां विद्यमान है। बोथ डेवलपमेंट एंड क्रेडिबिलिटी केसेस क्राइसिस एग्जिस्ट। जल जीवन मिशन 19वां प्रश्न, बुखार वाला क्वेश्चन है। इस सबको तो मुझे एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा टेंशन होता है, मजा नहीं आता। क्या कर रहा है? तो आप लिखिए पॉजिटिव रोल। इंट्रो के बाद रूरल एरिया में हेल्थ और सैनिटेशन में रिफॉर्म कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट को ठीक ढंग से लागू कर रहा है, जल संरक्षण में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, गुड गवर्नेंस का उपकरण है, वुमेन्स एम्पावरमेंट का भी एक है। फिर उसके बाद जो महिलाओं को दूर पानी लेके जाना होता था, इक्विपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पानी आ रहा है तो एक आर्थिक विकास और रोजगार प्राप्ति में भी सहायक हो रहा है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का इक्विपमेंट हो रहा है और रूरल लाइफ में स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी और चेंज लाने का इक्विपमेंट है। कंक्लूज करिए, क्या एक ट्रांसपेरेंसी वाला इनिशिएटिव है। और लास्ट क्वेश्चन है, मिडिल ईस्ट में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उलझी हुई है, उससे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैसे इफेक्टेड हो रही है। इस प्रश्न को ही मुझे लिखने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, बट मैंने लिख लिया। क्या? ऑल द फैक्टर इन मिडिल ईस्ट दैट आर क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वो सभी परिस्थितियां जो भारत के विदेश नीति को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। क्या है? पहले लाइन में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, बस इसको ऐसे लिखिए, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम। उसमें लिख दीजिए ईरान क्राइसिस, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, गाजा क्राइसिस और ग्लोबल कंट्रीज की एक्टिविटीज या एक्टिवनेस। बस इतना पर्याप्त है, यही लिखना है। दूसरा, एनर्जी रिसोर्स या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनी हुई। अब नीचे यहां लिखिए कि इतने ऊर्जा के लिए हम इतने देशों पर आश्रित हैं, 82% है, और इतने करोड़ रुपए का या इतने बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। तीसरा, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ये दो चीज आना चाहिए, I2, U2, OBOR, और एक और आ गया है इस्लामिक नाटो। हालांकि इस्लामिक नाटो की हवा निकल गई है, बट ये दो का नाम तो आना चाहिए। तीसरा, इतने करोड़ लोग प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनके हितों को सुरक्षा करना है। जैसे अभी 2 दिन पहले जितने भी ईरान में लोग रह रहे हैं, उनसे वहां निकलने की बात कही गई है। तो इस तरह की चीजें और भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ईरान संकट की परिस्थिति सामने है। इसके पहले इराक में हुआ है, कुवैत में हुआ है, एयरलिफ्ट अक्षय बाबू का देखे ही होंगे। एक और भी है, धार्मिक मजहबी भारत में ऐतिहासिक संबंधों को सक्रिय रखना। लोग कहते हैं कि भारत और अरब के बीच बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध है, तो हाँ भाई, 600-700 साल तक हमारे देश को रौंदते रहे हैं, लेकिन अब इस चीज को हटाना है। ये कहना है कि वहां अगर लफड़ा होता है, शिया सुन्नी का दंगा वहां हुआ तो रजिया बेगम के कार्यकाल में हुआ। मैं आपको गिना देता हूं।
उस दंगों से रजिया बेगम के कार्यकाल में दिल्ली में दंगे हुए, रजिया बेगम के बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हुए, मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड पे हुए। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि ये लफड़ा हुआ। हुमायूं के ऊपर खुद आरोप लगा कि सिया है, उसको लेके लफड़े हुए। अकबर के टाइम पीरियड में महदी आंदोलन हुआ, उज्बेक और मंगोलों में लफड़े हुए, उसको लेकर के रॉयट्स हुए। जहांगीर के टाइम में रॉयट्स हुए। औरंगजेब ने तो फरमानी निकाल दिया, जो सुन्नी नहीं है उनके विरुद्ध जंग छेड़ दो। इनफैक्ट गोलाकुंड और अहमदनगर के विरुद्ध भी औरंगजेब की जो जंग हुई वो सिया और सुन्नी की जंग रही। उसके बाद भी और है लगातार आज तक। इनफैक्ट जो भी वहां डिस्प्यूट्स होता है उससे हमको अलग रहना है या उसका भी असर होता है। और फिर ग्लोबल माइंडसेट पर इस्लामिक देशों का एक अपना इंपैक्ट है, उसके को भी बैलेंस करना है। मतलब ये 6 पॉइंट है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को चैलेंजेबल बना रहे हैं। इससे ज्यादा अगर आप उलझे, और अभी जो मैंने आपको रजिया बेगम से औरंगजेब या जिन्ना तक बोला उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ इतना लिखना है कि इस्लामिक सोसाइटी के आपसी रिलीजियस डिस्प्यूट से इंडिया भी इफेक्टेड होते आया है, बस। इसके अलावा अगर आप लिखे तो लफड़ा तय है। 1980 के दशक में जब ईरान में खुमैनी की क्रांति हुई थी तो उसकी गूंज लखनऊ तक भी दिखी गई थी, या हुसैन करके। सेंसिटिव जब भी होता है तो लखनऊ में पुलिस फोर्स को लगाना पड़ता है, यहां भाई कोई लफड़े पचड़े ना हो जाए। उस तरह अन्य और भी चीजें हैं जो उभर के आती हैं। तो ये 20 प्रश्न हो गए। अब इन सारे प्रश्नों में क्या कैसे किस तरह जो चीजें हुई, आज की क्लास में थोड़ा आपको आनंद भी आया होगा। 3-4 प्रश्नों को छोड़ के सारे प्रश्न रिलेवेंट है। एक बार हम फिर आते हैं, इन प्रश्नों को कैसे लिखना है आज थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई सारी चीजों को डिस्कस करके अपने जो भी आपके टीचर हैं, मेंटोर हैं, लिखने का प्रयास करिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे लिखा गया 200 शब्दों में इसको समेटना कठिन है, और इसकी सारी घटनाएं ऐसी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। ज्ञान के लेवल पर आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल में। हाँ, उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, स्मार्टनेस इसी में। अभी तो ये 16 टेस्ट पेपर है, 35 का हमने संकल्प लिया है। रोज परिश्रम करते हैं और रोज आपके सामने लेके आते हैं। क्या लगता है आपको कि एक घंटे के आंसर को तैयार करने में मेरी खोपड़ी कितनी खपी होगी? अनुमान लगाइए, और फिर लाइक और सब्सक्राइब वाले को भी देखिए, तो आपको पता लगेगा कि सर जी का मुंह देख के आपका सिलेक्शन होना है। गोरा चिट्टा जो ब्यूटी पार्लर में सज के आते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूं, या फिर सिलेक्शन के लिए जरूरी है ये, फैसला आप करें। थैंक यू।